हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज रेणु कुमारी। आपका स्वागत है आपके चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप बायोलॉजी को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको जेटेट, सीटेट, बोर्ड एग्ज़ाम, जनरल साइंस या 12th क्लास से जुड़ी बेहतरीन वीडियो मिलेगी। हम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं जिससे आपका समझना आसान हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें जिससे कि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स प्रोटीन। तो पीछे के क्लास में हमने प्रोटीन के विषय में थोड़ी बातें कर ली हुई थी जब हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी थी। तो प्रोटीन के विषय में हमने जहां पर अपनी चर्चा परिचर्चा को छोड़ा हुआ था वहीं से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द जो कि ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। अब तो प्रोटीन के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि प्रोटीन जो इसको खोजे जाने का श्रेय जिसे जाता है या फिर प्रोटीन जो शब्द है उसको सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रोटीन शब्द मुल्डर द्वारा 1838 में दिया गया था। द वर्ड प्रोटीन इज गिवन बाय मुल्डर इन 1838। अब ध्यान में रखा कीजिए फ्रेंड्स कि प्रोटीन कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में या पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी। तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम प्रोटीन के केस में भी जानेंगे फ्रेंड्स। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत में अहम भूमिका निभाती है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी होता है जो मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। अब बात करूँ प्रोटीन की तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में एंजाइमों के रूप में काम करते हैं, हार्मोन बनते हैं। ये सभी जो हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अर्थात एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये किनसे मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। तो ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर, एक्सेप्शन सिर्फ है फ्रेंड्स कि राइबोसोम को छोड़कर सभी एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। अब कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं कि हार्मोन किसके बने होते हैं। तो याद रखिएगा सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन।
अब ध्यान में रखा कीजिएगा फ्रेंड्स कि कई बार हम लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि सभी हार्मोन जो होते हैं ये किसके बने होते हैं। आपके शरीर के अंदर आपको पता होता है कि नियंत्रण एवं समन्वय का काम जो होता है वो आपके ब्रेन के साथ साथ बॉडी के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिनको कि हार्मोन कहा जाता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हार्मोन्स का घटक क्या होता है, तो हार्मोन्स किसके बने होते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभी हार्मोन्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कि जो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन के विषय में हम लोग बात करें तो प्रोटीन जो होता है, इस प्रोटीन का 1 ग्राम लगभग कितना किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्रदान करता है। तो इस टर्म को भी याद रखेंगे, प्रोटीन का याद रखेंगे फ्रेंड्स कि प्रोटीन का 1 ग्राम हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड 5.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया था। तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो उसका हमारा शरीर किस रूप में ग्रहण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। तो ये बातें हमने जान ली थी फ्रेंड। तो ठीक उसी प्रकार प्रोटीन को हमारा शरीर किस रूप में ग्रहण करता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर एमिनो अम्ल के रूप में करता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो एमिनो अम्ल के रूप में होता है। तो प्रोटीन का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फैट का पाचन, ये सभी पॉइंट्स को हम तब डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर जो है वो एमिनो अम्ल के रूप में करता है। प्रोटीन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया होगा फ्रेंड्स। अब कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है या एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल की कितनी, यानी कि कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल, जिसको हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं, प्रोटीन या एमिनो अम्ल कह सकते हैं, तो इसकी संख्या होती है 20। नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज 20। अब एमिनो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। आवश्यक एमिनो अम्ल को 2 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। पहला है हमारा शरीर द्वारा निर्मित एमिनो अम्ल, जिसका संश्लेषण हमारा शरीर, हमारा बॉडी खुद करता है। वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और जो भोजन से प्राप्त एमिनो अम्ल होते हैं, यानी कि हम जिसको भोजन द्वारा, भोज्य पदार्थों द्वारा हमें जो एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, उनकी संख्या 10 होती है। एमिनो एसिड प्रोवाइड बाय फूड इज 10। तो याद रखेंगे, शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है, जिसमें से 10 हमारा शरीर खुद निर्मित करता है और 10 शेष जो रह जाते हैं वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स कि जो हमारे आपके पास प्रोटीन हो जाती है, इन प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए अब हम प्रोटीन के प्रकारों के विषय में बात करते हैं। तो हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हम लोग 2 टाइप्स को जानते हैं। पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल, जिसे एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। इसको आप आवश्यक एमिनो अम्ल या प्रोटीन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल,
जिसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसे आप एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में एक एक करके परिचर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है कि आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल वैसे एमिनो अम्ल होते हैं जिसका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता, ये हमें बाहर से किसी भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फूड। तो इतनी बातें थी हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड की, जिसका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं होता है, ये हम भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो आइए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स हैं लाइसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। तो ये हमारे थे आवश्यक एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अनावश्यक एमिनो अम्ल यानी कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो इनके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल जो होता है, इनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा होता है, इन्हें हम बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसे हमें किसी भी खाद्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। They are synthesized by body, they are not required from outside। तो इतनी बातें हमारे अनावश्यक एमिनो अम्ल के डेफिनेशन की थी फ्रेंड्स। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है ग्लूटामिन, प्रोलीन, टायरोसिन, etc। अब कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो पिछले क्लास में आप सभी को शायद याद होगा फ्रेंड्स, तो उसमें संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थी 60%। तो ठीक उसी प्रकार संतुलित आहार में प्रोटीन की प्रतिशतता 15% होती है, यानी कि द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन बैलेंस डाइट इज अप्रोक्स 15%। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स, संतुलित आहार उसे कहा जाता है, संतुलित आहार उसे कहा जाता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या हो, एक निश्चित अनुपात में विद्यमान हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो याद रखेंगे संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% और प्रोटीन की मात्रा 15% होती है। तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रोटीन के कार्यों के विषय में कि प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पौधे तथा जंतुओं में एंजाइम के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पौधे तथा जंतुओं में एंजाइम के रूप में काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम इन प्लांट एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा बाल, नाखून, त्वचा तथा पेशियों के निर्माण में। तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि बाल तथा नाखून में आप सभी को पता ही होगा कि केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मसल्स भी हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग मांसपेशियों के निर्माणकर्ता के रूप में जानते हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स, स्किन एंड मसल्स में प्रोटीन का कार्य होता है इनके निर्माण में। अब तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि हार्मोन की तरह भी हमारे शरीर में प्रोटीन कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शारीरिक वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन का हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आनुवांशिक लक्षणों। तो हम लोगों को पता है फ्रेंड्स कि
आनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है वो जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जीन जो होता है ये भी प्रोटीन का यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये आनुवांशिक लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। कंट्रोल द हेरिडेटिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा उपापचय प्रक्रिया में सहायक। तो हमने पिछली क्लास में उपापचय प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ा था कि उपापचय प्रक्रिया क्या है। उपापचय यानी कि हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उनको हम उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। तो अगेन प्रोटीन जो होता है वो हमारे उपापचय प्रक्रिया में भी सहायक होता है, हेल्प इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो आई होप आपने प्रोटीन के फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से 2 रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, क्वासिओरकर। यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है तो इसको इग्नोर करेंगे फ्रेंड्स। बड़े बड़े क्लासेस में से छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है तो प्लीज़ इग्नोर करेंगे। ये क्वासिओरकर नामक एक बीमारी होती है और दूसरा मेरास्मस। ये दोनों बीमारी जो होती है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन की कमी के कारण हमें बच्चों में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? बच्चों में दिखाई देती है। इसके अलावा भी एक और बीमारी है कैचेक्सिया, तो वो भी हमारे किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस बीमारी के अंतर्गत हमें किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें शरीर का अपूर्ण विकास होता है। बच्चों में क्या होता है कि शरीर का अपूर्ण विकास होता है, बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, शरीर के भार में कमी आती है, मानसिक अक्षमता होती है, कमज़ोर प्रतिरोधक तंत्र देखने को मिलते हैं। तो ये बातें थी हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रोटीन के स्रोत। अब हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि वे ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिससे कि हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। तो इन चीज़ों के सेवन से क्या होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो आप इसका सेवन करें जिससे कि आपको प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए हम इनके अब स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो इनका स्रोत है मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, दालें, दूध, मछली, मांस, अंडा, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी जो वेजिटेरियन होते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो हमारा होता है सोयाबीन, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं यानी कि जो नॉनवेज खाते हैं तो उनमें सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है मछली। तो ये सभी बातें थी प्रोटीन के स्रोत के बारे में। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको ये टॉपिक समझने में अगर परेशानी हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन के स्रोतों इत्यादि के बारे में जान लिया। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से समझ ली होंगी और इन चीज़ों का आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं आपके सामने अगले क्लास में, अगले वीडियो में प्रोटीन का तो इस क्लास में हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमारा रह गया हुआ है वो है फैट और मिनरल्स, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। तब तक आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।